नमस्ते दोस्तों। हिंदी के सुविख्यात लेखक लेखिकाओं की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी स्याह घर। तो शुरू करते हैं कहानी। यह घर है? था। नहीं, कभी नहीं हो सकता। ये तो कोई खोखा है, बहुत बड़ा खोखा। इसे भला क्यों बनाया गया होगा? ये रहने के लिए बनाया गया था, घर भला और क्यों बनाया जाता है? ये देखो, यहाँ दो पलंग पड़े रहते थे, बराबर बराबर पति पत्नी के। सुडौल पत्नी लेस नाइटी पहने टेप रिकॉर्डर पर गजलें सुना करती थी। बिना दरो दरीचों के इस घर में दरो दरीचों पर गाढ़े दूधिया पर्दे पड़े रहा करते। दूध पर पड़ी बालाई सा गलीचा भी था फर्श पर। अब तुम कह दोगे कि वो वहाँ जली हुई लकड़ियों का ढेर पड़ा है। वहाँ पर वाकई एक रसोई थी एक बेहद घरेलू सी गरमाई भरी रसोई। और वहाँ रसोई की छोटी दीवार के साथ जुड़ी खाने की मेज थी। दीवार में बनी सर्विस विंडो में से झांक झांक कर वो टीवी देखती और खाना पकाती जाती। वो उस तरफ बबलू का टिफ़िन बक्स धुला रखा रहता था और दाहिनी तरफ ट्रांजिस्टर। सवेरे वो गज़लें सुनते सुनते खाना पकाती। बड़ी शौकीन मिजाज थी। बबलू रोज़ मचलता टिफ़िन में पनीर के कोरमे के लिए। बस्ता लेकर दौड़ने लग पड़ता। माँ पीछे पीछे सीने पर दुपट्टा संभालती दौड़ती। बबलू रुक जा, देख टिफ़िन लेकर नहीं जाएगा तो मारूंगी। बबलू अंगूठा दिखलाता, खिलखिलाता बस में चढ़ जाता। माँ हांफती हांफती दौड़ती बस की खिड़की पकड़ लेती और टिफ़िन अंदर कर देती। दूसरे बच्चे लपक कर टिफ़िन ले लेते और ज़बरदस्ती बबलू को थमा देते। तुम तो पूरा खाना खींचे दे रहे हो यार, जैसे ये जगह वाकई कोई घर रह चुकी हो। दरवाजे खिड़कियों का ना होना छोड़ो, इस जगह की तो दीवारें भी कोयला कोयला हैं। यह म्यूनिसपैलिटी का बनाया हुआ कोई बड़ा सा कूड़ा घर तो नहीं? इस बीच आबादी में देखते नहीं, इसके आजू बाजू लहलहाते बगीचों के बीच नगीनों सी जड़ी सलेटी सनोसम छिड़की दीवारों और लाल सफ़ेद मुंडोरों से सजी कोठियां हैं। आबाद बोलते चहकते घर। ये कूड़ा घर होता तो कुछ तो दूरी पर होता। बीच आबादी में बेतरतीब खड़े इस खोखे नुमा खो के लिए तुम बेहद भावुक हो रहे हो। ये जगह कभी आबाद नहीं हो सकती थी। देखो ना इसे, जैसे कोई परछाई अपनी छाया छाया सी बाहें आकाश की ओर उठाए खड़ी हो। किसी प्रेत ने जैसे अंधकार से आकार मांगा हो। प्रकाश, तुमने कभी भीड़ देखी है? देखी है, कई कई बार। रामलीला में भरत मिलाप के दिन कैसा श्रद्धा प्रेरित भक्ति भाव रहता है उन लोगों में। कुचले पांव, धकियाए हुए तन, लेकिन प्रसन्न मन। हाँ प्रकाश भाई, तुम उस भीड़ को ढकेल कर राह चीरते हुए बीच से निकल सकते हो, पर सिनेमा हॉल के बाहर भी एक भीड़ होती है यार। लपक झपक करती उचकती उछलती भीड़। कैसा पॉकेट बचा कर निकलना पड़ता है वहां से। नहीं प्रकाश, एक और भी भीड़ होती है, दीवार की तरह सख्त और ठोस, तने हुए इरादों को लाठियों पर ठाने हुए, हथियारबंद भीड़, माचिस और मिट्टी के तेल के पीपे उठाए हुए। प्रकाश, इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, कोई कौम भी नहीं होती। सोच खत्म हो चुका होता है, फकत इरादा होता है, वहशी खूनी इरादा। बाजुओं में तहस नहस करती एक अंधी तूफानी हरकत होती है। लहू रिश्ते बदन, फूटे कपाल और चूर चूर होते कांच से यकसा बेखबर। टीक की नक्काशी पर नाचती ज्वाला, लिबासों पर्दों को चाटती हुई, कभी जिंदा मांस को भूनती हुई। ये सब सोचे हुए नज़ारे हैं उनके लिए। तुम प्रकाश उस भीड़ को देखते तो पूछते, ये कौन है, कहाँ से आए हैं ये? इनके ना कोई आगे है ना पीछे, बस यही ये हैं। इनका भूत और भविष्य अभी घट रहे तूफानी पलों में सिमटा है, जिन पलों में गूंजते बोलते घर परछाइयाँ बन जाते हैं। सजे बने घर जलकर खोखे रह जाते हैं और उन्हें सजाने बनाने वाले चूहों की मानिंद इधर उधर दौड़ने लगते हैं। कौन कहेगा इस जगह को घर? एक चम्मच भी तो नहीं छोड़ा है। वो कहती थी, एक एक चम्मच मैच करके लाई हूँ मैं। मजाल है जो एक की नोक पलक दूसरे से फर्क निकल आए। बबलू के जन्मदिन पर निकालेंगे। आदमी को आदमी से इस कदर डर क्यों लगना चाहिए प्रकाश? कहाँ है बबलू और उसकी माँ? बबलू को भीड़ खा गई और उसकी माँ को बबलू का गम। मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बबलू का रखवाला हूँ, उसका पिता, उसकी माँ का घरवाला, इस खोखे का मालिक। ये साथ वाले इधर वाले हैं ना प्यारे लाल, उन्होंने मुझे पिछले दरवाजे से निकाल लिया था। मैं 2 रोज़ तक उनकी मेटाडोर में बंद पड़ा रहा। पेशाब पखाना सब बंद। 2 बूंद जल की और 1 कौर रोटी का न मिला। मेटाडोर पिछली गली में खड़ी की खड़ी रही थी। साथ वाले उसके नज़दीक जाते डरते थे, अपने लिए नहीं मेरे लिए, कि कहीं कोई मेरी झलक भनक पाकर मुझे कूट ना डाले। मैं बच गया प्रकाश,
और इससे भयानक कोई दूसरी बात नहीं हुई। सड़क पर कुचली पड़ी बबलू की लाश और उसकी माँ का हौल खाया बेजान पड़ा शरीर उठाने के लिए बच गया। शहर में फौज का पहरा लग गया और शरणार्थी कैंप बन गए। दंगा फसाद तो थम गया, पर हम शरणार्थी कैंप के बाहर की दुनिया भूल गए। बरसों की देखी चली सड़क बेगानी हो गई। बदबू छोड़ते कपड़े और खैरात में मिली रोटी अपनी लगने लगी थी। फौज की पहरेदारी के परे सब पराया था। कुल 2 ही रोज में ऐसा हो गया। फिर मैं भी कैंप से वापस भेज दिया गया। इस खोके पर हक था मेरा। मैं यहाँ राख के ढेर पर बैठा बैठा गुजरे हुए को याद करता रहा। बीती हुई हर बात मुझे अब स्याह सफ़ेद बदरंग सी याद आती। बबलू की माँ का तरबूजी कामदार दुपट्टा धुआं सा याद आता। उसकी खनकती हुई कलाई की जगह एक जला हुआ ठूंठ नजर आता। हालांकि भीड़ ने उसे छुआ तक न था। बबलू की लाश पर पड़ी उसकी लाश मोती सी साफ सफ़ेद थी, पहले के इस घर जैसी। अब तो लगता है बबलू जैसे कभी हंसा ही ना हो। उसके गले में तो मानो फकट डरी हुई चीखें ही निकला करती हों। कहाँ गुम हो गया वो मनचला हुआ गज़ल का टुकड़ा जिसे गुनगुनाते गुनगुनाते वो गमलों में पानी दिया करती थी। इतनी आराइशें आशियाना टूट जाए न कहीं शाखे नशे मन। काश शाखी अगर टूटी होती। पीली कोठी लाल हवेली व्हाइट हाउस की रूमानी दास्तानें तुमने सुनी होंगी। अब ये स्याह घर भी देख लो। यहाँ राख के ढेर पर बैठे बैठे भी मुझे भूख लगाती है। मैं हैरान रह जाता हूँ इस भूख पर। उधर के साथ वाले गुप्ता जी के घर से मेरे लिए पकी पकाई रोटी आ जाती है। मैं खाने लग पड़ता हूँ और सोचने लग जाता हूँ कि कल ही एक झाड़ू लाकर इस राख के ढेर को बुहार फेंकूंगा। कब आएगा वो कल? मेरा जी नहीं करता इस राख को बुहार फेंकने को। इसे टटोलते टटोलते मुझे कभी कोई दौलत मिल जाती है। उस रोज़ मुझे उसके बालों की एक पिन मिल गई, मुड़ी जली पिघली हुई एक धब्बे सी। मैं उस पर चढ़े पहले के खुश रंग को याद करना चाहता हूँ, नहीं याद आता। मैं गुजरे हुए रंगों को जिलाना चाहता हूँ। मेरी जी हुई पिछली ज़िंदगी के तमाम रंग स्याह कैसे पड़ गए। मुझे उसकी शादी का सलेटी जोड़ा तक याद आता है। साथ वाले प्यारे लाल ने कई बार मुझे चौकी चटाई भेजी है, पर मुझे इस राख की छुअन भली लगती है। मैं इसी पर बैठता लेटता हूँ। बड़ी यादें रली मिली हैं यहाँ। उधर वाले गुप्ता जी मेरे लिए फार्म ले आए हैं हरजाने की मांग का। बबलू और उसकी माँ की चिता पर अब मैं कौन सा घर बनाऊंगा। खैर, तुम अग्रवाल भाई साहब के जमाई हो, पहली बार यहाँ आए हो। जाओ शहर की खुशनुमा इमारतें देखो या फिर किलों के खंडहरी देखो। कहाँ आ गए हो यहाँ स्याह दीवारें और राख देखने। तुम नहीं ये समझते दोस्त कि अब भी बहुत कुछ है जो बच गया है। तुम सा जवां मर्द और तुम्हारी हिम्मतें मर्दाना। तुम तो इस खाक में से भी इमारत निकाल लोगे। पहले भी तो सब खोकर तुम उठे थे, पर वो औरत बबलू की माँ तुम्हारी जगह अगर बच गई होती तो अपनी नेस्तनाबूद गृहस्थी को देखकर और तुम्हें न देखकर पल पल मरती रहती। अब तो यह स्याहगर उसी का मकबरा बन गया है। तुम हो उसका मकबरा। उसने तुम्हारे दिल में अपना ताजमहल बनाया था। पर यह तो बतलाओ दोस्त उसका नाम क्या था। उसका नाम मीरा था। मीरा? क्यों इतना चौंक क्यों गए? इसलिए कि मेरी बीबी का नाम मीरा था, कि इसलिए कि मैं मीरा नाम की लड़की को इतना चाहता था? मैं तुम वो क्या इसलिए तो नहीं चौंके तुम प्रकाश कि तुमने मीरा नाम की लड़की को मार डाला? नहीं नहीं, हमने नहीं, उन्होंने, उन वहशी लोगों ने मार डाला। हमने तो तुम्हें बचाया है। सच पूछो तो बचाया भी तुमने नहीं, वो भी तो कोई और ही थे जिन्होंने मुझे बचाया। तुमने तो फ़कत नज़ारा लिया है। जब टीवी और अखबारों से जी भर गया तब यहाँ आकर एक किस्सा सुना है। प्रकाश अब तुम जाओ, किसी और परछाई का पीछा करो, कहानी सुनो। अभी आप सुन रहे थे मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी स्याहगर। ये कहानी धर्मयुग में 14 अप्रैल 1985 में प्रकाशित हुई थी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो। धन्यवाद।